एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क का प्राइम टाइम विचार विमर्श। और आप सभी को पता है कि पिछले लगातार 1.5 वर्ष से अधिक समय हुआ है हम एमएनटी न्यूज नेटवर्क पर रोज लाइव चर्चा करते हैं। और उस चर्चा का हमारा मकसद ये है कि मूल निवासी बहुजन समाज से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा हो, देश के बारे में चर्चा हो, सभी नागरिकों के मुद्दों पर चर्चा हो, संवैधानिक बातों पर चर्चा हो। और जब भी हम चर्चा करते हैं उसके पीछे हमारा मकसद ये होता है कि जो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में या आर्थिक, शैक्षिक विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, संगठन हैं, उनके साथ हमारी बातचीत हो। उनके लिए ऐसे कुछ मुद्दे हम चर्चा करें जिसके आधार पर हम समाज जीवन में कार्य करते रहें। आज भी ऐसे ही एक मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हम जो भी काम करते हैं तो हम हमेशा एक शब्द को सुनते रहते हैं, आंदोलन। आंदोलन ये शब्द हमेशा कहते आ रहे हैं और अखबारों में भी हम पढ़ते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में कोई ना कोई आंदोलन होता है, छोटा बड़ा। तो हर चीज को आंदोलन कहा जाता है। कुछ भी हुआ उसको आंदोलन कहा जाता है। कहीं नाली अगर नाली में पानी जब इकट्ठा हो गया तो कुछ लोग आकर आंदोलन करते हैं। बहुत बड़ा किसानों का लगभग 1 साल हो रहा है, उसका बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसको भी आंदोलन कहा जाता है। तो किसी भी बात को आंदोलन कहा जा रहा है। लेकिन ये आंदोलन वास्तव में है क्या, ये एक बड़ी बात है। उसको कैसे समझना चाहिए, किस बात को आंदोलन के रूप में लेना चाहिए, और ये आंदोलन का पूरे देश की राजनीति पर, राजनीतिक क्षेत्र पर या बाकी सारी गतिविधियों पर क्या असर होता है, किस प्रकार के आंदोलन का राजनीतिक गतिविधियों पर या देश के पूरे कारोबार पर असर होता है, ये भी समझना आवश्यक है। आज ऐसे ही मुद्दे पर, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेसबुक पर, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को सर्वप्रथम आप खुद की टाइमलाइन पर शेयर कीजिए, वहां से इसको आप देखिए। फेसबुक में अगर विभिन्न ग्रुप में आप शामिल हैं तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। फेसबुक के मैसेंजर के माध्यम से भी शेयर कीजिए। अपने साथी मित्रों को जोड़िए इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और यूट्यूब से अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो यूट्यूब के भी साथियों को हम रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो के नीचे जो शेयर बटन का ऑप्शन है वहां से अपने साथी मित्रों को जोड़िए। उनको व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम, ट्विटर, जो भी मैसेजिंग का ऐप इस्तेमाल करते हैं वहां से इस लिंक को आप शेयर कीजिए और अपने साथी मित्रों को जोड़िए। आपके परिवार के साथ भी ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। अगर आपके घर का टीवी इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है तो उस टीवी पर आप इंटरनेट को जोड़कर यूट्यूब पर एमएनटी न्यूज नेटवर्क ये सर्च करके ये कार्यक्रम अभी लाइव देख सकते हैं। कुछ समय में एमएनटी न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर एक पोल शुरू होगा, आपके चैट बॉक्स में पोल दिखाई देगा, उस पोल में भी आप शामिल हो सकते हैं। आज के विषय के बारे में हम आपको बताएंगे और आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के विषय पर आप अपनी राय भी रख सकते हैं। आपके जो मुद्दे हैं कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। आप कुछ सवाल अगर पूछना चाहेंगे आज के विषय पर, उन सवालों को भी आप उठाएं। आपके नाम के सवाल के साथ आपका नाम और आपके जिले का नाम अवश्य लिखें ताकि आपके नाम का जिक्र करते हुए हम उन सवालों को आज के हमारे जो पैनलिस्ट है उनके सामने हम उठा सके। तो साथियों, आज का जो विषय है उसका बैनर आपके स्क्रीन पर है। राजनीति में सामाजिक आंदोलनों का संकेत लिए बगैर चिरस्थायी सफलता संभव नहीं, इस विषय पर चर्चा होगी। विषय को पुनः एक बार देखिए। राजनीति में सामाजिक आंदोलनों का संकेत लिए बगैर चिरस्थायी सफलता संभव नहीं। तो राजनीति, सामाजिक आंदोलन और संकेत और चिरस्थायी सफलता, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आज की चर्चा के। और हमारे साथ हमें इस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए जुड़े हुए हैं मूल निवासी बीडी बोरकर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से, और मूल निवासी मिहान सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, बहुजन सोशल फ्रंट से हैं, हरियाणा से। आपके साथ हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। तो साथियों, पुनः एक बार आपसे भी से रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक साथी मित्रों को जोड़िए। लाइव चर्चा है और ये एमएनटी न्यूज नेटवर्क पर लगातार हम पिछले 1.5 वर्ष से लाइव चर्चा कर रहे हैं। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जुड़िए, अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम को देखिए। तो मैं हमारे जो पैनलिस्ट हैं आज के उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। जी, बहुत बहुत स्वागत है मिहान सिंह जी और बोरकर सर। जय भीम जय निवासी इस लाइव कार्यक्रम। जी, तो चर्चा को आपके साथ हम शुरू करते हैं। आज का जो विषय है, जैसे कि मैं दर्शकों के साथ बातचीत कर रहा था,
तो सामाजिक आंदोलनों के बारे में बातचीत हमेशा हो रही थी कि हम चर्चा जब करते हैं, अखबार पढ़ते हैं या जो भी रोजमर्रा के जीवन में, तो आंदोलन को एक संकुचित इसमें से देखा गया है कि कोई भी बात को आंदोलन कहा जाता है, किसी भी बात को, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ मांग जरूर होती है, मांग के लिए आंदोलन कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आंदोलन जो शब्द है उसकी व्याप्ति को समझना चाहेंगे और कितना महत्वपूर्ण है सामाजिक जीवन में आंदोलन। ये अगर शुरुआत में आपने हमें एक 2-4 मिनट में अगर बताया तो हम पूरे फिर विषय पर आपसे हम आपकी जो मार्गदर्शन है लेना चाहेंगे। मियान सिंह जी, ये जो सामाजिक आंदोलन हमेशा बोलते रहते हैं या कोई भी आंदोलन हम बोलते रहेंगे, तो इसका जो वास्तविक स्वरूप होता है आंदोलनों का, उसका मकसद क्या होता है, हमें कृपया बताएं जी। देखिए, हम अपनी बात को बुद्ध से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि जीवन में दुख है और उस दुख से निकलने के लिए हर आदमी अपने आप में पूरे जीवन आंदोलित रहता है। खुद से आंदोलन करता है, समाज से आंदोलन करता है, राजनीति में जो सत्ताधारी होते हैं उनसे अपनी मांगे रखता है। लेकिन क्योंकि जैसे आपने ये विषय रखा है कि सामाजिक आंदोलन के बगैर चिरस्थायी राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति तो वैसे ही चिरस्थायी नहीं होती कोई भी, वो तो कुछ समय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 20 साल जब राजशाही होती थी तो चलो 2-4 पीढ़ी चलती थी, लेकिन आजकल तो लोकतंत्र है। और जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, तो ये बात सही है कि जो राजनीतिक होते हैं, जिसकी सत्ता होती है, वो आम तौर पे बगैर आंदोलन के उसका जो रुझान है वो पब्लिक की तरफ नहीं हो पाता। तो पब्लिक देखती है कि भाई हमारे जो विषय हैं उनको टच नहीं किया जा रहा, उनको सॉल्व नहीं किया जा रहा। तो एक एक जब उनको सत्ता से या जो अधिकारी होते हैं, अधिकारीगण होते हैं, उनसे न्याय नहीं प्राप्त होता, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, फिर जो एक जैसे लोग होते हैं जो एक ही दुख से दुखी होते हैं, अन्याय से दुखी होते हैं, वो सब लोग आंदोलित होते हैं। और आम तौर पे कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टी वो तब तक नहीं सुनती जब तक कि वो आंदोलन बहुत बड़ा रूप ना ले ले। तो इसलिए आंदोलन के बगैर जो भी सरकार, जो भी राजनीतिक आंदोलन करने से पहले ही अगर पब्लिक का रुझान देखता है, पब्लिक की चिंता करता है, पब्लिक के दुखों को दूर करने की कोशिश करता है, तो आंदोलन की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जब से इतिहास है, सारा कुछ आंदोलनों से ही भरा पड़ा है और आंदोलनों की ही देन है जो आज तक का विकास है। वो बुद्धा से शुरू हुआ, उसके बाद फिर उस सत्ता को बदलने के लिए, राजनीति के बदलने के लिए यहाँ जैसे पुष्यमित्र ने सारा कुछ वो बदलाव किया, बृहदरथ की हत्या करके। फिर जो पहले जिनका कुछ उत्थान हुआ था वो नीचे आ गए, फिर वो आंदोलित हुए, उसके बाद और आंदोलन आते रहे। जैसे कि हमारे धार्मिक पुरुषों के, महापुरुषों के आंदोलन रहे, उसमें कबीर साहब हैं, उसमें गुरु रविदास जी हैं, उसमें फिर हमारे राजनीतिक भी हैं, जैसे शाहू जी महाराज हैं, फुले जी हैं, और बहुत से हमारे महापुरुष हैं। तो उन्होंने लोगों को आंदोलित किया, लोगों के अधिकारों की बात की, लोगों को साथ लगाया, ताकत बनाई, तब ही कोई भी राजनीतिक जो सत्ता है उन्होंने उनकी तरफ ध्यान दिया और उनकी फिर थोड़ी समस्याएं हल होती रही। ये बात सही है कि बगैर आंदोलन के कोई कहीं आज तक ध्यान नहीं दिया जाता। सत्ताएं हैं दो, एक ऊपर की सत्ता है जिसको हम भगवान की या ईश्वर की या जो भी कह लीजिए, वो है नहीं है, वो एक काल्पनिक चीज है, लेकिन वहां तो आंदोलन नहीं किया जा सकता, उसके विरुद्ध आंदोलन नहीं किया जा सकता। तो दूसरी सत्ता है वो इस धरती की सत्ता है, देशों की सत्ता है। उस सत्ता को से कुछ प्राप्त करने के लिए जो भी उस समय का कोई संविधान लागू होता है उसको लागू करने के लिए, उसमें जो प्रावधान होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए आंदोलन करने ही करने पड़ते हैं। कोई भी ऐसी सत्ता नहीं रही जो कि बगैर आंदोलन के लोगों के समस्याओं की तरफ उन्होंने ध्यान दिया हो। इसलिए आंदोलन तो जीवन में एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है। जैसे आज आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ एक आंदोलन की चर्चा है, किसान आंदोलन 9 महीने हो गए हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये आपके सामने है कितना बड़ा आंदोलन है।
कितना डिसिप्लिन्ड वे से है, तो उसकी नहीं सुनी जा रही। लेकिन आम तौर पे दूसरे आंदोलनों की जो जिनकी बातें लोकल लेवल पे सुनी जा सकती है, अधिकारियों के द्वारा हल की जा सकती है, वो भी आमतौर पे नहीं होती। और जो पॉलिसी लेवल की बातें होती हैं, वो भी सरकारें उस ढंग की पॉलिसी नहीं बनाती। आमतौर पे सरकार कुछ लोगों के हित में ही काम करती है, तभी हमें आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए जी आंदोलन तो हमारे जीवन का हिस्सा रही है, और उसके बगैर कोई भी बात हल नहीं होती। ये हमारा पूरा इतिहास ये बताता है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मिहान सिंह जी। मैं पुनः आपकी तरफ आऊंगा। बोरकर साहब से अभी बात करते हैं। बोरकर साहब, आप पूरे देश भर में अभी एक नई राजनीतिक जो व्यवस्था है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए, राजनीतिक बदलाव के लिए जो संगठनात्मक व्यवस्था है, वो पूरे भारत में आप खड़ी कर रहे हैं और प्रशिक्षित कर रहे हैं लोगों को, और उनको इस राजनीति की जो बदलाव की व्यवस्था है, सत्ता हासिल करने के लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं, वो आप उनको बताते रहते हैं। तो आज का विषय खास करके आपसे हम इसलिए समझना चाहते हैं क्योंकि इसमें राजनीति में सामाजिक आंदोलनों का संकेत, ये एक फ्रेज इसमें है, एक शब्द का एक सब समुच्चय इसमें है कि राजनीति में सामाजिक आंदोलन का संकेत लेना आवश्यक है। इस प्रकार की बात यहाँ पर की गई है। तो ये जो सामाजिक आंदोलन है, जैसे मिहान सिंह जी अभी बता रहे थे, सामाजिक आंदोलन का इतिहास भी है, छोटे बड़े भी आंदोलन होते हैं। तो हमें यही बताएं कि राजनीति में क्यों सामाजिक आंदोलनों का संकेत क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या भी राजनीतिक आंदोलन होते रहते, सामाजिक आंदोलन होते रहते और राजनीति कुछ अलग ही इससे है। जी बोरकर साहब। सभी दर्शकों को जय भीम, जय मूल्यवासी। हमारे पैनलिस्ट साथी मिहान सिंह जी, इनको भी जय भीम, जय मूल्यवासी। और MNT न्यूज नेटवर्क ने जो मुझे आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाया है, तो उनको मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। देखिए, ये बेसिकली ये जो राजनीति जो है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको पहले समझना चाहिए। ये कोई इंडिपेंडेंट चीज नहीं है। राजनीति जो होती है, ये आइसोलेशन में नहीं होती। जनता की जो समस्याएं है, वो समस्याओं को हल करने के लिए एक गवर्नेंस की सिस्टम बनाई हुई है। वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर वो डिपेंडेंट काय पर है, ये सवाल उठता है। वो डिपेंडेंट जो है वो जनता पर है। स्पेशली इन डेमोक्रेसी, जनता के ऊपर वो डिपेंड करते हैं कि कौन लोग सत्ता में आए और कौन लोग सत्ता में नहीं आए। अब जो लोग सत्ता में आते हैं, वो जब लोगों की जो समस्याएं हैं, उनके जीवन से घिरी हुई जो समस्याएं है, उन समस्याओं का जब वो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पावर जो है, जो उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करता है, उनकी समस्याओं को पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में जिसमें कानून है, पॉलिसीज है, उसमें वो समस्याओं को हल नहीं करता, तब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जो समस्या है इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो फिर वो लोग एक संगठन बनाते हैं और वो लोगों का ध्यान आकर्षण करते हैं उनकी समस्याओं के ऊपर। और जब वो ध्यान आकर्षण करते हैं और ध्यान आकर्षण करके उसके ऊपर विस्तृत रूप से लोगों को समझाते हैं, तो लोग फिर वो आंदोलित होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसका बहुत गहरा संबंध है, सामाजिक आंदोलनों का और राजनीति का बहुत गहरा संबंध है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में जो आज जो कुछ भी आंदोलन हो रहे हैं आज की तारीख में, इसका मुख्य कारण ये है कि जो उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो मिले हुए, इक्वालिटी का राइट्स है, जस्टिस कहा है, अपॉर्चुनिटीज की बात कही हुई है। तो आप ये देखेंगे कि आज जैसे किसानों के आंदोलनों की बात हुई है, आफ्टर ऑल जो देश की जो 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 संपत्ति है, उस संपत्ति में एक 2-3 जो
इकाइयां है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है देश की संपत्ति में, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, और एग्रीकल्चर सेक्टर आज की तारीख में 20% तक जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और उसमें आप ये देखेंगे कि नियर अबाउट 65 to 70% लोग जो है आइदर मार्जिनल फार्मर है या उसके लैंडलेस लेबरर्स है, उसके ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि उनकी जो समस्या है, ये समस्याएं भी उन्होंने क्रिएट नहीं की हुई है। और विशेष है इसमें, ये समस्या सरकार ने क्रिएट की। लोगों की कोई वो डिमांड नहीं थी कि ये 3 जो कानून बनाए हुए हैं ये कानून उनके हित में बनाए जाए, ऐसी उनकी कोई डिमांड नहीं थी। तो फिर भी सरकार ने बनाए, तो उसके विरोध में ये कानून हमारे हित में नहीं है, ये कानून आप खत्म करिए, इसके लिए वो आंदोलित हुए हैं। और वो उनका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं रूलिंग पार्टी का और देश के लोगों का और विदेशों के लोगों का भी, कि ये डेमोक्रेटिकली चले हुए जो आंदोलन है, इस आंदोलन की बात रूलिंग क्लास नहीं सुन रहा है। तो आप ये देखेंगे कि राजनीति का और आंदोलनों का बहुत गहरा संबंध है। अब बेरोजगारी देख लीजिए, पिछले कोरोना के दौर में आप ये देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 24% तक चला गया था। अभी आज की तारीख में ये 9 से 10% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और इसका मतलब लोग जो काम मांग रहे, काम क्यों मांग रहे? क्योंकि उनकी जो फैमिली है उसको, फैमिली को चलाने के लिए जो आर्थिक संसाधन चाहिए उनके पास नहीं है। दे आर ऑल हैंड टू माउथ, आज कमा के लाएंगे तब शाम की चूल्हा जलेगा, ये स्थिति है। तो ऐसे आज 10% लोग जो है वो काम मांग रहे, उनको काम नहीं दिया जा रहा है। तो आज समझ सकते हैं कि उनके घर में अगर 4-5 लोग हैं, तो आज अगर वो कुछ काम नहीं होने की वजह से उसके घर में अगर आमदनी नहीं आती है, तो शाम को वो लोग भूखे रहेंगे। ये स्थिति है और सरकार इसके तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार के ध्यान जो है मंदिर मस्जिद में लगे हुए है। अभी कल परसों वो जो योगी आदित्यनाथ है वो स्टेटमेंट दे रहा है कि मतलब जिससे हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की जो बात कर रहा है, अब्बा जान वगैरह क्या होगा। इससे ये दर्शाता है कि लोगों का ध्यान लोगों की जो मूलभूत समस्याएं है उन समस्याओं के ऊपर से हटा के जो समस्या नहीं है वो समस्या को समस्या बताए जा रहे हैं। और फिर समस्या जो नहीं है उसको समस्या बताते हैं और उसके ऊपर लोगों का ध्यान केंद्रित करते हैं, फिर उसी को हल करते हैं। लेकिन समस्या जैसे कि वैसी ही रहती है, जो रियल समस्या है वो जैसे कि वैसी ही रहती है। तो आप ये देखेंगे कि आंदोलन को समझे बिना रूलिंग क्लास नहीं रह सकता सत्ता में। ये बात अलग है, इंडिया में ऐसा हो रहा है। ये समझने वाली बात है कि जो प्रभावी आंदोलन हो रहे हैं, किसानों के आंदोलन हो रहे, मजदूरों के आंदोलन हो रहे, महिलाओं के आंदोलन हो रहे, वो उनकी समस्याओं के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहते, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते, लेकिन उसके तरफ सरकार की ध्यान नहीं है। तो अगर इन आंदोलनकारियों की जो अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अगर उनको सरकारें नहीं दे पा रही है तो ये आंदोलन तीव्र हो सकते हैं। और जैसे ये भिन्न भिन्न क्षेत्र के आंदोलन तीव्र रूप से आगे आएंगे तो सत्ता जो है बेदखल हो सकती है। और सत्ता इसलिए राजनीति का और इसका बहुत गहरा संबंध है। इनफैक्ट फिलोसोफर ने और साइंटिस्ट ने ये कहा है कि हर सोशल मूवमेंट जो है ये एक पॉलिटिकल संकेत देती है। हर सोशल मूवमेंट जो है वो रूलिंग क्लास को संकेत देते हैं कि आप अगर वहां रहना है तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें मिलने चाहिए। अगर आप ये नहीं देते तो आपको आपकी अगले समय में कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। प्रिसाइजली मियान सिंह जी ने यही कहा कि डेमोक्रेसी में ये चीजें होती है। और जो डिसेंट है, ये बेसिकली आंदोलन क्या है,
ये उनका डिसेंट है सरकार के खिलाफ में, उसको क्या कहेंगे, हिंदी शब्द मुझे नहीं आता, लेकिन वो उनके खिलाफ में डिसेंट है। वो डेमोक्रेसी इसको एक्सेप्ट करती है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लड़ना चाहिए बेसिकली। जी बिल्कुल, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके इसके नहीं होने चाहिए, क्योंकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिला सकते, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। बोरकर साहब, आपकी बात से यही बात साबित होती है कि आंदोलनों का राजनीति के साथ या राजनीतिक व्यवस्था के साथ, राजकारोबार के साथ गहरा संबंध है। और काफी वर्षों से मूल निवासी बहुजन समाज की राजनीति चली आ रही है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिक संगठन भी खड़े हुए हैं जो मूल निवासी बहुजनों की बात करते हैं। कोई ओबीसी की करता है या कोई किसी एक खास वर्ग की करता है, पूरे सभी मूल निवासी बहुजन। लेकिन ये एक बात सामने आई है, मैं मिहान सिंह जी से उसके ऊपर राय लेना चाहूंगा और फिर बाद में आपकी तरफ आना चाहूंगा कि ये जो मूल निवासी बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, जितनी भी देश में है वो पार्टियां, वो ये समाज के जो आंदोलनों से भी खड़ी हुई कुछ पार्टियां हैं, वो अभी उस आंदोलनों से दूर जाते हुए दिखाई दे रही है। उस आंदोलनों की वो सुध नहीं ले रही है, कुछ दूसरे रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रहे। कहीं पर भी, दक्षिण में लीजिए या उत्तर में लीजिए, ये ऐसा एक चित्र सामने आया है कि सामाजिक आंदोलनों से उनका नाता कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। और इसलिए सामाजिक आंदोलन एक हो रहे हैं, जैसे आपने कहा किसान आंदोलन हुआ है, जातिगत जनगणना के लिए आंदोलन चल रहा है, बाकी सारे काफी सारे मुद्दे हैं, सत्ता में पहुंचने के लिए इतने वर्षों का आंदोलन कर रहे हैं, विचारधारा के बदलाव के लिए कर रहा है। तो ये राजनीतिक दल जो है ये उसकी सूद नहीं ले रहे, उसके नेता सूद नहीं ले रहे। क्या वो ऐसा कर रहे हैं, क्या उनको नहीं ये बात ध्यान में आ रही है कि वो ये सामाजिक आंदोलनों से अपना नाता नहीं तोड़ सकते, और जब अगर उनको सफलता चाहिए तो क्या उनको दूसरे रास्ते से जो सफलता मिलेगी वो ठीक लगती है? जी मिहान सिंह। ऐसा है, आपने जो आज का विषय चुना है आंदोलन और राजनीति, राजनीति का जहाँ तक डेफिनेशन आती है वो आज डेमोक्रेसी में ही आ रही है, यानी आज़ादी के बाद। उससे पहले जो राजा लोग होते थे वो अपनी सत्ता को चिरस्थायी बना के रखना चाहते थे, चाहे वो मुगल हो और मुगलों के बाद जैसे अंग्रेज आए। तो उस समय कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं खड़ा किया जा सकता था। और उन सत्ताओं ने उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था होती थी उससे कभी छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की, इसलिए उनकी सत्ता आराम से चलती रही। वो साधारण तौर पे अपने तौर तरीकों से न्याय लोगों को देते थे, कोई आंदोलन खड़ा नहीं होता था। अंग्रेज आए, जैसे अंग्रेजों ने इस देश में अपनी सत्ता चिरस्थायी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की और उन्होंने ये समझा, इस देश की व्यवस्था को समझा कि जो बहुजन समाज है, जो बंटा हुआ समाज है, ऊपर जो थोड़े से लोग हैं जिनको स्वर्ण कहते हैं, जो सब चीज़ों पे मलकियत है जिनकी, और जो 80-85% समाज है वो वंचित है हर चीज से। तो उन लोगों ने, क्योंकि अपनी उनकी सत्ता का भी सवाल था कि भी किस ढंग से राज कर रहे हैं, क्या वो अपने राज्य में मतलब अच्छी व्यवस्था लाए, क्या उन्होंने बदलाव किए, इसलिए उन्होंने अपने राज्य में राज में बहुत ज्यादा बदलाव सामाजिक करने की कोशिश की और कुछ तो बगैर आंदोलन के कोशिश की। बहुत सी ऐसे सामाजिक व्यवस्था जिससे ब्राह्मणवाद भी ग्रसित था और हमारे मतलब बहुजन समाज भी ग्रसित था। और बहुजन समाज के बहुत से नेताओं ने अंग्रेजों के समय में आंदोलन शुरू किए। उन आंदोलनों का नतीजा रहा कि अंग्रेजों ने वो सारे जो रिफॉर्म्स थे वो करने की कोशिश की और यहाँ के समाज पे, जो यहाँ के समाज की एस्टेब्लिश थी जो व्यवस्था थी, उन लोगों को इस चीज का दुख हुआ कि हमारी जो सत्ता है, 15% की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो धार्मिक व्यवस्था है, उससे अंग्रेज छेड़खानी कर रहे हैं। इसीलिए उन लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो उस समय हमारे समाज में बहुत से महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने आंदोलन शुरू किए। तो ये आंदोलनों की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में आई। तो जैसे ही संविधान लागू हुआ, हमारे लोगों को शिक्षा में अधिकार मिला, कुछ लोग शिक्षित हुए, जिसमें सबसे बड़ा मतलब संस्था जो है, हमारे बोरकर जी हमारे सामने बैठे हैं जो आज की इसमें हिस्सा ले रहे हैं चर्चा में, जो संस्था बामसेफ नाम की इन्होंने बनाई। तो उस बामसेफ ने क्या काम किया? उस बामसेफ ने लोगों को
अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित करने का पूरे देश भर में काम किया। और आज उसका ये नतीजा है कि वो लोग जागृत होके आंदोलित हो रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। कौन से अधिकारों के लिए? जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिए हैं। और संविधान वो जिस ढंग से लागू हो रहा है आज तक, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी और पार्टी की सरकार रही हो, और आज की सरकार ने तो खास करके लोगों को जागृत कर दिया कि वो सारे के सारे अधिकारों को जो संविधान से में मिले हैं उनके प्रति उनकी कितनी उदासीनता है, उसको वो कितना पलटना चाहते हैं, उल्टना चाहते हैं, वो सबका सब लोगों के सामने है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी मान्यवर बोरकर जी ने दिया कि किसान आंदोलन का। देखिए क्या है, सब लोगों को ये सामने, सरकार इसी आंदोलन पे अगर बात की जाए उससे सब आंदोलन समझ में आ जाती है कि इन लोगों को, हालांकि बाबा साहब ने इस जो आजकल ये होल्डिंग्स है, किसान है, इस समस्या पे अपना एक बहुत बड़ा मतलब उसमें उन्होंने लेख लिखा है, लोगों को आगाह किया है, लेकिन उस पर नहीं लागू हो उसका वो एक अलग बात है कि लोगों के पास इतनी स्मॉल होल्डिंग्स है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं होती। लेकिन अगर वो होल्डिंग्स उनसे ले ली जाए तो उनके पास क्या रोजगार होगा? कोई रोजगार नहीं है, कहीं जाने को जगह नहीं होगी और कोई रोजगार है नहीं। पशु पालते हैं उस छोटे स्मॉल होल्डिंग्स के सहारे, वो भी उनसे छीन जाएगा। तो इस सरकार ने तो लोगों को जागृत एक तरह से कर दिया है। अगर लोग जागें, आज ये जो आंदोलन चल रहा है, दुख की बात ये है कि ये वो शेप अभी नहीं ले रहा, क्योंकि देश विभाजित है, जातियों में विभाजित है, वर्गों में विभाजित है। जैसे भाई मजदूर वर्ग है, अब मजदूरों के साथ क्या हुआ था पिछले कोरोना के टाइम, जो हालत हुई थी, लेकिन वो इतना बड़ा मजदूर तबका है वो आंदोलित नहीं हुआ। और आज किसान क्यों आंदोलित है? क्योंकि जो किसानों के बच्चे पंजाब से फॉरेन कंट्रीज में गए हैं, वहां से पैसा कमाया है और आंदोलन के लिए पैसा चाहिए, और पंजाब एक डिसिप्लिन स्टेट है क्योंकि गुरु साहिबानों की स्टेट वो रही है, तो उनको आंदोलन शांतिपूर्वक करना आता है। तो आज ये आंदोलन पूरी दुनिया में फैला हुआ है और ये आंदोलन हमें ऐसा लगता है कि आज़ादी से भी बड़ा आंदोलन मुझे तो ये लग रहा है, और ये कोई न कोई ये शेप लेगा। और एक रूप में तो हम इस सरकार के धन्यवादी हैं कि इन्होंने उस भीड़ के छात्र को छेड़ दिया है जो कि आगे देश के कम से कम हित के लिए, देश के हित में ही होगा। तो आंदोलन का जहां तक सवाल है, आज कौन आंदोलित नहीं है? चाहे वो बेरोजगारी का है, शिक्षा का है, सेहत का है, लेकिन सरकार को छीन के किसको दे रही है? अंधे को भी नजर आ रहा है। मिहान सिंह जी, लेकिन ये जो मूल निवासी बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, दल हैं, जो खुद को अपने आप को इनके रहनुमा मानते हैं, नेता है, वो इन सभी आंदोलनों के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं ना उनका कुछ। वो तो जाति के आधार पर, जैसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप, तो वो सभी दल जो है ब्राह्मण समुदाय को रुझाने के लिए लगे हुए हैं। इन आंदोलनों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं बात नहीं कर रहा, लेकिन बात में दम नहीं है, एक एक सीख है। जैसे कि भाई हमारे केजरीवाल ने वो सीखों को इकट्ठा करके झाड़ू का रूप देके सबको इकट्ठा कर लिया। तो हमारा इतना बड़ा समाज है, जातियों में बंटा हुआ है, उसके भी 2-3 हिस्से हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब है। ट्राइब की तो बात ही छोड़ दिए, शेड्यूल्ड कास्ट में भी पर्टिकुलर 1 या 2 कास्ट वो पूरे आंदोलनरत है। बाकी लोग, उनका धर्म के विषय में ऐसा मतलब उनका जुड़ाव है कि धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये सरकार जिन लोगों की है, सत्तासीन जो लोग हैं, जो पूरे देश की मलाई खा रहे हैं, वो लोग धर्म की अफीम खिला के उन लोगों को, हमारे लोगों को, आंदोलन को तहस नहस करने की कोशिश करती है। यही कारण है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा मान्यवर कांसीराम जी ने, मान्यवर खापर्डी जी ने, दीना माना ने और बोरकर जी हमारे सामने बैठे हैं, कितना इनका मतलब योगदान रहा। तो इन सब पे पूरे कोशिश की जा रही है और अब इसका ग्राफ बहुत ऊंचे से बहुत हाई उस पर जाएगा। आज तक जो हो रहा था वो उस लेवल पे हो रहा था, क्योंकि उस आंदोलन को हम लोग, उसको आंदोलन को दिक्कत क्या है, एक ही आदमी उठाता है, उसके साथ लोग जुड़ते हैं, पूरी एक इंसान बनता है। उसके बाद लेकिन आगे जिसको वारिस बनाया जाता है, हालांकि बड़ी दुख की बात है, राजनीति में कोई वारिस नहीं होता, लेकिन हमारी गलती होगी, हमारे समाज से गलती होगी,
उनकी सहनशीलता ले लीजिए, वारिस हुआ, उस वारिस ने पूरे आंदोलन को तहस नहस कर दिया, ब्राह्मणवाद की झोली में वो आ गया है। लेकिन उसे अंत मत समझिएगा। अभी हमारा नागपुर में जो एक सम्मेलन हुआ था, इसी रूप में हुआ था, वहाँ 40 के लगभग हमारे सारे संगठन जुड़े थे और सब लोगों की चाहत है और अब वो चाहत रंग लाएगी। हमारी तो मतलब खुली बोरकर जी से बात हुई थी और अब उसके बाद ये ग्राफ बहुत ऊंचा बढ़ेगा, लोगों में चाहत है। जैसे कि अप्रैल का जो हुआ था बगैर किसी नेता के हुआ था, बगैर किसी पार्टी के या प्लेटफॉर्म के हुआ था, तो उसी तरह समाचार है। अब बोरकर जी फारिग हो गए हैं अपने उससे और बहुत अच्छा इन्होंने वो शुरू किया है, पार्टी भी शुरू की है। और बाकी जो लोग आप कह रहे थे कि बाकी भी पार्टियां, क्योंकि एक बार जो संगठन है वो टूट गया, उसके बाद वो संगठन बहुत ज्यादा संगठन बन गए। अब उन संगठनों ने समझा है कि हम अलग अलग, वो पावर हमारी नहीं है, तो अब वो बातचीत शुरू हुई है। तो मैं समझता हूँ ये अब क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस भी इस बात को समझ रही है, जो कि धर्म के धुरी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, आज वो बड़े लेवल पे इस बात को समझ रहे हैं। ये इस बाम साहब की देन है, जो नागपुर में मतलब हमने अब देखा उनका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने बड़े वहां बुद्धिजीवी लोग हैं और अब वो अपने तौर तरीकों को बदल के इस आंदोलन को एक बड़ा रूप देंगे और इन किसान वाले आंदोलन के साथ मिलके इसको बड़ा रूप देके तो कोई बात आगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत साधुवाद सर आपको। आप जो पहल कर रहे हैं, हमसे सभी लोग जो नागपुर का आपने जिक्र किया, सभी संगठन इकट्ठा हो रहे हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के ऑर्गेनाइजेशन जो है इकट्ठा हो रहा है। मैं पुनः आपकी तरफ आऊंगा मिहान सिंह सर। बोरकर साहब, ये जो बात अभी हम कर रहे थे, खास करके मूल निवासी बहुजन समाज की जो राजनीतिक दल हैं उनके बारे में सीधा हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी हम बातचीत करते हैं मूल निवासी बहुजन समाज के राजनीति की, तो 2 या 3 ही राज्य सामने आते हैं, या तो उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, या फिर तमिलनाडु आता है, और बाकी राज्यों में ऐसे कोई राजनीतिक दल की कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता, जबकि होना चाहिए था, क्योंकि मूल निवासी बहुजन पूरे देश में है, उनकी राजनीतिक ऐसी कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं दिखाई देती। लेकिन जो भी ये 2 राज्य हैं जहां पर ये दल है, जिनको मूल निवासी बहुजन समाज के खुद को मानते हैं, उनका नाम लेते हैं, लेकिन ये दल भी कभी अपनी विचारधारा से भटके हुए लग रहे हैं, या उन्होंने कभी बात की विचारधारा की लेकिन वो उसके ऊपर काम नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना ही इनके सामाजिक आंदोलनों के ऊपर वो ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और करते भी हैं तो ऊपर ऊपर की बात करते हैं। तो ये जो उनका जो बर्ताव है इन राजनीतिक दलों का, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राजनीति में इस प्रकार का जो बर्ताव उनका चल रहा है, दूसरे विचारधारा की तरफ वो जब जा रहे हैं, तो क्या राजनीति इस प्रकार से सफल होगी? सामाजिक आंदोलन एक तरफ चल रहा है और उनकी राजनीति दूसरी तरफ चल रही है, क्या इसको क्या मानेंगे हम? ऐसा है, ये जितनी भी जिनका आपने जिक्र किया है, ये पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां, जैसे आप बिहार और यूपी और तमिलनाडु की जो बात की है, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लोगों के कल्याण की बात कम कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि ये पार्टियां सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब वो डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। आप ये देखेंगे कि वहां परिवारवाद है। अभी तो आप तमिलनाडु की बात की, तो तमिलनाडु में आप ये देखेंगे कि एक ऑटोक्रेटिक पार्टी है या एक परिवार के अंतर्गत सिमट गई वो पार्टी है, और वो लोग अल्टीमेटली उनको साथ क्यों देते, ये एक बड़ा इशू है। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हम इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते, जो लोग कर रहे हैं उनको साथ देना चाहिए, और फिर उनसे वो अपेक्षा करते हैं कि वो उनको सभी उनके अधिकार मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके अपने कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आप ये देखेंगे कि उन्हीं की स्टालिन जो है करुणानिधि के लड़के हैं, कनिमोजी जो है उनकी लड़की है। तो वो एक बताते वक्त ये बोल सकते हैं कि हम पेरियार का आंदोलन चला रहे हैं।
ये भी है कि वो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट वहां बहुत आगे आगे चली। तो जैसे उन्होंने अभी जो निर्णय लिए है कि मंदिरों में मतलब सिर्फ ब्राह्मण ही पुजारी नहीं रहेंगे और बैकवर्ड क्लासेस के लोग भी पुजारी रहेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ब्राह्मणों ने जो व्यवस्था बनाई वो उस व्यवस्था के अंदर काम कर रहे हैं। पेरियार साहब ने, बाबा साहब ने, फूले साहब ने एक नया समाज निर्माण करने की बात की, जो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है। और उस एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर के आधार पर आज जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उसमें वही लोग हैं। तो आप ये देखेंगे कि वो उधर क्यों झुकते हैं। वो इसलिए झुकते हैं क्योंकि बयान लाज आज भी लोगों के दिमागों के ऊपर धर्म का बहुत ज्यादा असर है। और जो धर्म की राजनीति हो रही है, और अगर साउथ में अगर वो धर्म के नाम के नहीं भी हो रही है, लेकिन आप ये देखेंगे कि वो आफ्टर ऑल अगर धर्म के आधार पे अगर वो राजनीति नहीं होती तो उन्होंने ये कहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने वो पूरा टेक ओवर करना चाहिए। ऑल मंदिर की जो व्यवस्था है वो मंदिर की व्यवस्था को टेक ओवर करना चाहिए, और टेक ओवर करके उसके रिसोर्सेस है जो जनता के हित में लगाना चाहिए। ये होना चाहिए था, लेकिन वो उसी व्यवस्था में काम कर रहे हैं। आप अगर बिहार और यूपी की बात कर रहे हैं तो बिहार में उनके सेल्फ इंटरेस्ट है। वो इंडिपेंडेंटली, जैसे नीतीश कुमार जी है, अब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं। वो क्यों बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं? अगर उनको ये लगता है कि हम अपने बलबूते के ऊपर जो फुले साहब का और बाबा साहब का आंदोलन है उस आंदोलन की राजनीति कर सकते हैं तो वो ऐसा करते, लेकिन उनको लगता है कि मैं नहीं कर सकता। मतलब उनका वो कॉन्फिडेंस नहीं है फुले अम्बेडकराइट विचारधारा के अंतर्गत राजनीति करे और रिलीजन को अलग रखे, और रिलीजन के आधार के ऊपर जो पार्टियां राजनीति करती है उनसे कोई तालमेल रखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो उसके तरफ झुकते हैं। अभी आप यूपी की बात करिए, अगर 3 स्टेट की ये पहले हम बात करते हैं तो यूपी में देखिए कि ये जो बीएसपी है ये बामसेप के आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है, और ये क्लियर स्टैंड था बामसेप का कि ये 1585 की लड़ाई है, ये मूल निवासी वर्सेस मतलब ब्राह्मण बनिया जमींदारों की लड़ाई है, इनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ना है। तो आज ये आप ये देखेंगे कि जो एकमात्र पार्टी फुले अम्बेडकराइट आंदोलन से निकली थी वो पार्टी आज ब्राह्मणों के सम्मेलन लगा रही है। आफ्टर ऑल उनको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? उनको इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है कि उन्होंने जो अपनी आइडियोलॉजी बनाई थी उस आइडियोलॉजी को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर दिया। इनफैक्ट उससे वो अलग हो गए, और आज मतलब एक बहुजनवाद की जो बात चल रही थी वो सर्वजन समाज की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। मतलब किसी भी समाज में सभी लोग खुश नहीं रहते, सभी लोग खुश नहीं रहते। आपको जो मेजॉरिटी जो समाज है जिसको उनके जो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं उनको उनके सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाई गई थी। आज उसे उन्होंने फरकत कर ली। तो ये इसलिए करते हैं कि जब वो उनका अपना कॉन्फिडेंस खो जाते, अपने बलबूते के ऊपर काम करने की जो भावना है, ये बात कांशीराम जी में नहीं थी। वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को अपने टर्म्स में काम कर रहे थे, वो अपने टर्म्स डिक्टेट कर रहे थे, और उन्होंने थ्रेटन किया इंडियन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको थ्रेटन किया था। वो थ्रेटन करने की वजह से ही हमारे समाज को जो अधिकार नहीं मिल रहे थे, द रूलिंग पार्टियां जो ब्राह्मणिकल पार्टियां था उनको कॉग्निजेंस लेना पड़ा। लेकिन आज वो जो जिनके हाथ में बागडोर गई, स्पेशली मायावती के हाथ में, तो वो जो थ्रेटनिंग जो मूल निवासी बहुजन समाज को इकट्ठा करके जो थ्रेटन कर रहे थे एग्जिस्टिंग रूलिंग पावर को, वो थ्रेटनिंग नहीं रही। ये क्यों नहीं रही, इसका आत्म परीक्षण करने की जरूरत है।
वो सभी जो साथी भिन्न भिन्न मतलब कम्युनिटीज के जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो कॉम्पोनेंटाइज जातियों में बटे हुए हैं, वो गैल्वनाइज हुए थे, एक जगह आ गए थे और एक मिलके वो थ्रेटन कर रहे थे। हुआ ये कि ये अपनी ऑटोक्रेटिक पर्सनैलिटी की वजह से इन्होंने ये जितने भी समाज के लोग जो जातियां जो है इकट्ठा आई थी उनको धीरे धीरे अलग कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब आप यूपी की पॉलिटिक्स में देखिए या बिहार की पॉलिटिक्स में देखिए, कास्ट के आधार के ऊपर, क्योंकि उनके एस्पिरेशंस बढ़ी, एस्पिरेशंस वो भिन्न भिन्न जाति की जो लीडरशिप है उनमें एस्पिरेशंस बढ़ी और इन्होंने उनको डिस्कार्ड करने की वजह से वो कास्ट के आधार के ऊपर अभी संगठित हो रहे हैं और पॉलिटिकली कास्ट के आधार के ऊपर संगठित हो रहे हैं। और कास्ट के आधार पे संगठित करने का मतलब है अपने अधिकार खो देना, क्योंकि कास्ट ब्राह्मणों ने बनाई, कास्ट ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के हित में बनाई। कास्ट का और रिलीजन का पॉलिटिक्स इस देश में जो किया जा रहा है वो ब्राह्मणों के हित में है, और जो ब्राह्मणों के हित में है वो इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के हित में कतई नहीं हो सकता। जब उन्होंने अपने हित में बनाई तो हमारे समाज को हमने मूल निवासी बहुजन समाज के अंतर्गत कि भाई आप किसी जाति के लोग नहीं हो, आप मूल निवासी लोग हो, आप खुद होके किसी जाति के बने नहीं। अगर आपको किसी जाति का बनने के लिए पूछा जाता तो आप ब्राह्मणों से नीचे कतई मानते नहीं। इसका मतलब किसी ब्राह्मणों ने जानबूझ के आपको भिन्न भिन्न जाति के लोग बनाए हैं, आप उस जाति के लोग हो नहीं, आप यहाँ के मूल निवासी हो, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हो। और एक इंटरनेशनल डिक्टम है कि वो डिक्टम ये है कि लोगों अपनी विल के अंतर्गत राज करेंगे। तो मूल निवासी बहुजन समाज का जो विल है वो कतई दूसरों को अपने ऊपर राज करने नहीं देंगे। इसीलिए तो पाकिस्तान बना। पाकिस्तान क्यों बना? इंडिया और पाकिस्तान मतलब जो अलग अलग हुए, इसका बेसिक कारण है कि जीना ने ये स्टैंड लिया कि आप जो लोग हैं जो हिंदू के नाम से जी रहे हैं वो हम पर राज नहीं कर सकते, हम अलग लोग हैं और इसलिए आप हम पर राज नहीं कर सकते। जैसे ब्रिटिशों को इंडिया के लोगों ने कहा कि आप अलग लोग हैं, आप हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते, यू गो। लाइकवाइज जीना ने भी ये स्टैंड लिया कि आप हम पर राज नहीं कर सकते, हमें हमारा अलग से चाहिए। तो लाइकवाइज यहां का जो मूल निवासी बहुजन समाज है इनका पॉलिटिकल स्टैंड ये होना चाहिए कि हम यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है, इस देश को कैसे चलाना है, इस देश के हित में कैसे चलाना है हम डिसाइड करेंगे। आप जो 10% बाहर से आए हुए लोग हैं वो आप हम पर राज नहीं कर सकते। ये मानसिकता हम अपने समाज की बनाना बहुत जरूरी है। ये आइडेंटिटी का मामला है। आप बीजेपी को समझ लीजिए, बीजेपी ये समझ रही बात, इसलिए उन्होंने हिंदू आइडेंटिटी के अंतर्गत हमारे लोगों को अपने साथ ले लिया और इसलिए हिंदू आइडेंटिटी के तहत अपने साथ लिया और हमारे लोग खुद को हिंदू समझते हैं इसलिए वो मेजॉरिटी फॉर्म कर गए। और आप आज देख लीजिए कि कोई सामाजिक आंदोलन का संकेत नहीं है बीजेपी के साथ, कोई सामाजिक आंदोलन का संकेत नहीं है, फिर भी बीजेपी रूल कर रही है। वो इसलिए रूल कर रही है कि हमारे लोगों ने खुद को हिंदू समझ लिया और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में उन्होंने, और वो जो बाहर के जो लोग जो है वो आज हम पर राज कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इनको, वो आप हिंदू नहीं हो, आप यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हो। अगर ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स और मूल निवासी आप लोग यहाँ के हो तो इस देश पर राज करने का अधिकार आपका अपना है। इसका मतलब मैं जो आउटसाइडर्स है उनको यहाँ दरिया में फेंकने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। They have to remain here, क्योंकि सदियों से आए हुए तो they have to be here, but they have to under the cultural and social philosophy and जो आइडियोलॉजी है यहाँ के लोगों की उसके तहत यहाँ उन्होंने रहना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जागृति आप जो कहे कि दूसरे स्टेट्स में क्यों नहीं हो रहा है,
दूसरे स्टेट में इसका जो प्रचार और प्रसार जो है जिस अनुपात में होना चाहिए था, इसके लिए मतलब जो लोगों ने, जिनको फुले साहब के और बाबा साहब के आंदोलन से जो ताकत मिली, उन लोगों ने ये काम हाथ में लेके दूसरे राज्यों में फैलाने का काम करना चाहिए था। जिस अनुपात में करना चाहिए था उस अनुपात में नहीं हो रहा है, और उनमें तो हौसला पैदा होना चाहिए था इसको पॉलिटिकली फाइट आउट करने का, वो हौसला उनमें नहीं है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक इस दिशा में कॉन्टिन्यूअस प्रयास कर रही है, भिन्न भिन्न राज्यों में जाके समझा रही है, और बामसेफ के दूसरे जो ऑफशूट विंग्स है वो भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और मैं इसमें बिल्कुल आश्वस्त हूं कि that day will come in the life of the मूल निवासी बहुजन समाज, कि one day they will rule this country, और भारत के संविधान में जो उनको अधिकार दिए है they will get those rights। और इसलिए आज संविधान को तहस नहस करने की बात हो रही है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, जुडिशियरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, और भी मतलब रिजर्व बैंक है, इलेक्शन कमीशन है, ये सब इंस्टीट्यूशंस डिस्ट्रॉय करने का काम पिछले 6-7 साल से ये जो बीजेपी की सरकार आई है ये कर रही है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज आज मूल निवासी बहुजन समाज के सामने है। और इसलिए मेरी अपने मूल निवासी बहुजन समाज को ये रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि ये टाइम है कि उन्होंने किसी भी हालत में इकट्ठा आना चाहिए। और जैसे मियान सिंह जी ने बताया कि इस दिशा में जो पहल की है बामसेफ ने स्पेशली पहल की है कि मतलब ऑल इंडिया के जितने भी हमारे लाखों संगठन है छोटे छोटे, वो सभी संगठनों ने वो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए उसको ज्वाइन करें। और ये मैसेज है, ये डेमोक्रेसी का मैसेज है, ये मूल निवासी बहुजनों का मैसेज है, ये मैसेज हर उस व्यक्ति के पास पहुंचे ताकि उसके दिमाग में वो कोई जाति का आदमी नहीं है, वो सिर्फ मूल निवासी है और इस देश में मेजॉरिटी में है इसलिए मूल निवासी बहुजन है। इस भावना के साथ अगर वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में उतरता है तो डेफिनेटली एक दिन उनका राज आएगा। और मैं इसके बारे में बहुत आश्वस्त हूं और उस दिशा में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट की हैसियत में जो भी मुझे इस दिशा में करना पड़ रहा है मैं कर रहा हूं। जय भीम जय भीम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आपने बात उठाई उसी के ऊपर हम मिहान सिंह जी की तरफ आना चाहेंगे। मिहान सिंह जी, जैसे कि जो राजनीति में बदलाव होना चाहिए विचारधारा के आधार पर, संवैधानिक राजनीति होनी चाहिए, संवैधानिक मुद्दों के ऊपर सत्ता स्थापित होनी चाहिए, ये पहल है हमारी, हम सभी देश में सभी की इच्छा है। लेकिन राजनीतिक संगठन जो है खास करके मूल निवासी बहुजन समाज से निकले हुए वो काम नहीं कर रहे हैं। बोरकर साहब ने उसके कारण भी बताए। लेकिन उसका दूसरा पहलू वो बता रहे थे कि हमारी भी ताकत कहीं ना कहीं हम कम पड़ रहे हैं लोगों को इकट्ठा करने में या पूरे एक साथ जुट करके ये करने में। तो ये जो ताकत आप अभी खड़ी कर रहे हैं पूरे देश भर में, आपने बताया कि आप सभी संगठन इकट्ठा आएंगे, तो ये जो सामाजिक संकेत है कि पूरे देश के संगठनों ने इकट्ठा आना चाहिए, तभी राजनीति आपकी सफल हो सकती है, आगे बढ़ सकती हैं और मजबूत हो सकती हैं। तो ये पूरे देश भर में आप जो संगठनों को इकट्ठा कर रहे हैं, सामाजिक ताकत खड़ी कर रहे हैं, उसका संकेत आप देना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप में थोड़ा सा कमजोर पा रहे हैं, तो क्या बताएंगे कार्यकर्ताओं का? देखिए, अब जो है इन आंदोलनों का और इस बहुजन समाज का और खास करके बाम साहब जो पूरे शिक्षित इतनी बड़ी जनता को इन्होंने किया है, आप देख सकते हैं कि आरएसएस जो आज 100 साल की होने जा रही है वो शब्दों का जाल बुनती है। हिंदुत्व, हिंदुइज्म। अभी अमेरिका में वो 53 यूनिवर्सिटीज ने मिलकर एक जो सम्मेलन किया है डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदुत्व, तो उसका एक नोटिस जाएगा। वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो सोचने वाले लोग हैं, जो चिंतित हैं, जो इस व्यवस्था से दुखी हैं, जो पूरी दुनिया में बदनामी पूरे देश की हो रही है, तो आज ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज की देन है कि लोग शिक्षित हुए हैं। उसमें इस बहुजन समाज को शिक्षित करने का हम ये समझते हैं, हम सब बाम साहब के प्रोडक्ट हैं। आज उसका हालांकि उसके विभाजन हैं, लेकिन वो सब काम तो एक ही कर रहे हैं, अपने अपने तौर पे कर रहे हैं, अपने ढंग से कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो अभी काम जो आगे बढ़ेगा, जो आगे बढ़ाएंगे, जो ढंग से चलेंगे, जो लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब होंगे कुछ न कुछ, वही लोग आगे बढ़ सकेंगे। लोग
इस चीज को, सारी चीज को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन बनावटी है, कौन किसके साथ जा सकता है, किसका रुझान ब्राह्मणवाद की तरफ है, किसका रुझान भाजपा की तरफ है, किसका रुझान मलाई की तरफ है, किसका असली आंदोलन की तरफ है। तो ये चीज आज इंटरनेशनल लेवल पे जा चुकी है, अभी जो ये हुआ है। और अब यूएनओ का इसमें ध्यान है। और सबसे बड़ी बात, आज जो चारों तरफ इस देश में एक आंदोलन शेप ले रहा है, संविधान बचाओ। क्यों? संविधान हमें तभी बचा सकेगा जब हम संविधान को बचाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज शुरुआत हो रही है। और इसमें जो लोग आज तक संविधान के बारे में जानते नहीं थे, वो लोग भी आज बैकवर्ड क्लासेस खास करके, जिनकी छोटी मोटी नौकरियों तक ही पहुंच थी, जिनकी के 27% मंडल के बाद मिलने के बाद भी कोई उनके वो जागृति नहीं आई, वो छोटी छोटी पोस्टों पे ही अपनी, आज उनके नेता आगे बढ़ रहे हैं, बाम के साहब के साथ हाथ से हाथ मिला के काम कर रहे हैं वो। तो इसलिए ये आंदोलन जो आप कह रहे हो कि विभाजित है, ये सही है कि अलग अलग जगहों पे लोग कुछ तो बनाई हुई है, किन की, सत्ताधारियों की। उनका तो एक ही तरीका रहा है ना कि बांटो राज करो। आज भी वो किसी न किसी तरह से बांट के रखना चाहते हैं। लेकिन जो सही आंदोलन है, जो सही आंदोलनरत है, जो सही संगठन है, जिसमें बाम साहब का मैं मतलब जो, जिसमें हम खास करके उसको बोरकर जी के नाम से उस बाम साहब को जानते हैं, इन्हीं का नाम फेमस हुआ है उसके बाद, तो ये बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। और इन्होंने एक पार्टी की भी शेप ली है, पीपीआई जो बनाई है। लेकिन पार्टियां इसमें कोई शक नहीं कि देखिए, जो एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं, जिनके जो बहुत बड़ा, जिनके पास साधन संपन्न है, उनके साथ मुकाबला करके अपने लोगों को लगाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन वो शुरुआत एक बार हो गई है तो वो आगे बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। तो जहां तक ये छोटी छोटी और खड़ी हो गई हैं, वो भी ये महसूस करेंगी। अभी जैसे यूपी का इलेक्शन आ रहा है, हमें दुख की बात है कि भी इस देश में लोगों की इतनी आंख बंद है कि ऐसे आदमी को इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, जिसका के रिकॉर्ड में है, यूट्यूब में मिलता है कि खास समाज की एक वर्ग की लड़कियों को कहां से उनसे निकाल के, कब्रों से निकाल के उनके साथ ये किया जाए, और वो मुख्यमंत्री है। तो देश के लोग नोटिस तो कर रहे हैं, लेकिन वर्गवाद में बंटे हुए हैं। खास करके जो 15% जिन्होंने मलाई मार रखी है, वो ये लोग कुछ भी करें, कैसे भी हो, वो इनके साथ रहेंगे। बाकी लोगों को समझ में आ गई है कि देश किधर जा रहा है। जो देश बना था आज वो सेल पे लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें आंदोलन के विषय बनेंगे, आंदोलन बड़ी शेप लेगा, और उसका एक तौर तरीका इलेक्शन जी आपने तो जो प्रक्रिया शुरू की थी, और हम आंदोलन होके बहुजन समाज की, अब इस संविधान के को बचा के, ये तभी ये बहुजन समाज बच पाएगा, और उसका प्रयास जारी। बिल्कुल। बहुत मिहान सिंह सर, 2 मिनट और आपके लेंगे, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो जिक्र किया कि 28-29 अगस्त को नागपुर में आपने पहल की और पूरे देश के लाखों संगठनों को आप जोड़ने जा रहे हैं, एक ताकत खड़ी कर रहे हैं। तो ये जो संगठन जुड़ रहे हैं आपके साथ या जुड़ने वाले हैं, उनको इस संदर्भ में क्या संदेश आप देंगे कि जो मूल निवासी बहुजन समाज के आंदोलन को मजबूत करने का जो संकेत आप दे रहे हैं, खास करके सभी संगठनों को, क्या आप संदेश देंगे? क्यों इकट्ठा होना चाहिए और कैसे ये ताकत बनेगी? जी 2 मिनट में सर। देखिए, इसमें जरूरी है, जैसे मैंने नागपुर में भी ये जिक्र किया था कि कोरोना के समय कोई भी संगठन के जो नेतागण है वो बाहर नहीं निकल सके। लेकिन उसमें एक हमारे साथी वहाँ पार्टिसिपेट उन्होंने किया था, मिस्टर सुधीर राज सिंह। उन्होंने एक बड़ा अभियान शुरू किया, जुड़ो और जोड़ो। के बगैर जुड़े कोई बात नहीं होगी, आप जुड़ें और जोड़ें। तो ये अभियान, उनको उस कमेटी का मेंबर भी बनाया गया है। तो सबको यही संदेश है कि भाई, उनका जो विरोधी है, जो दुश्मन है, उनका तो एक ही वो है कि फाड़ के रखो, जुड़ने मत दो। लेकिन हमारे हित इसमें सुरक्षित है कि हम जुड़ें और जोड़ें। किस लिए जुड़ें? अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जुड़ें। इसलिए जुड़ें, इस देश के हमारे संविधान को पूरी तरह लागू करने के लिए जुड़ें। तो उसकी तरफ प्रयास चल रहे हैं, नो डाउट कि उसका स्लो प्रोसेस है, लेकिन अब उसका पूरी दुनिया में उसके संकेत जा रहा है, देश में जा रहा है, और सब लोग जागृत हो रहे हैं। तो ये, क्योंकि साधन संपन्नों के साथ हमारा मुकाबला है, ये लोग, इस सत्ता ने
लोगों को पेट के इर्द गिर्द घुमा दिया है कि भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो वो देके उसके इर्द गिर्द घुमा दिया है। और हमने मजदूरों का तबका जो सड़कों पे चला था उस बेचारे का हाल देख लिया है। तो लोगों के दिमाग में ये बात छाई हुई है, वो क्योंकि मौके पर ही हमारे लोग चोट करते हैं, उसके बगैर हमारे लोगों को चोट करने की आदत भी नहीं है। और तभी तो ये देश गुलाम रहा ना, हजारों सालों तक गुलाम रहा कि हम व्यवस्था पे हम चोट नहीं करते, बहुत सहनशील हैं। अब वो सहनशीलता हमारा संविधान हमें शिक्षित कर रहा है और वो हम लोग इकट्ठे होंगे, यही हमारा सबको संदेश है कि आप जानिए पहचानिए। और जो आप अपनी बुद्धि लगा के, जैसे बोरकर जी का हमने मतलब वहां वो देखा, सारा वो व्यवस्था है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम उस आरएसएस के सिर पे बैठे हैं वहां। तो आइए अब साथियों, दोबारा संघर्ष ये शुरू हो गया है शरमणों का और ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का। ये अब लड़ाई आगे बढ़ती ही बढ़ती जाएगी बगैर अधिकारों के प्राप्त किए, अब ये रुकने वाली नहीं है। तो समाज को हमारा यही संदेश है कि आइए जुड़िए अपने अधिकारों के लिए, जो बाबा साहब ने और हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाए हैं, हमें बताए हैं और हमसे वो वैसा कहा है। तो हमारे महापुरुषों को, हमारे पे बैक टू द सोसाइटी, और सबको यही है कि जुड़े और जोड़े। तो इसमें हमारे बोरकर जी की वहाँ बहुत बड़ा इनका वो वहाँ रहा प्रोग्राम का, जो इन्होंने मतलब वो किया, उसका बहुत अच्छा मतलब संदेश गया। तो वो संदेश अब आगे अभी जल्दी जल्दी हम करते रहेंगे, कमेटियां बनी हैं तो इट विल वर्क। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत साधुवाद आपको भी और आपकी पूरी ये पहल को। बोरकर साहब, आज के विषय पर हम अभी समाप्ति की ओर हैं और आज जो चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति में सामाजिक आंदोलन का संकेत किए बगैर चिरस्थायी सफलता संभव नहीं। इस विषय को जो कंक्लूडिंग किस प्रकार से आप करेंगे, जो समापनीय है उसका सारांश क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी संक्षिप्त में। एक्चुअली ये जो काम हम जो कर रहे हैं, आप ये देखेंगे कि क्रिस्टोफर ने एक किताब लिखी है, इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन करके उसने किताब लिखी है। वो किताब बेसिकली बामसेब को डेडिकेटेड है और बामसेब के माध्यम से जो आंदोलन खड़ा हुआ, पॉलिटिकल आंदोलन, तो उसमें वो लिखा है कि इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन मतलब लोग रास्ते पे उतरना, लड़ाई झगड़े करना, मारपीट करना, ये इसको आंदोलन समझते हैं बहुत सारे लोग। ये एक्चुअली आंदोलन इन द रियल सेंस नहीं है, वो रिएक्शन है। आंदोलन के लोग कभी कभी जब अपने अधिकारों की लड़ाई जब लड़ते रहते हैं तो जो विरोधी पार्टियां या स्टेट सरकार जो है उसको रोकती है, तो तब कभी रिएक्शन के तौर पर ये रास्ते में ये चीजें होती है, लड़ाई झगड़े। लेकिन जो इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन की जो बात की है कि अल्टीमेटली हम जो अधिकार चाहते हैं वो अधिकार तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना, और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो ग्रास रूट पे नहीं पहुंचा सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो आपके पास पॉलिटिकल पावर होना जरूरी है। पहली बात, पॉलिटिकल पावर नहीं होने की वजह से हमारे अधिकार नहीं मिल रहे, इस चीज को हमारे समाज में पहले समझना चाहिए। और ये बाबा साहब ने भी क्लियरली लिखा है, देयर आर सो मेनी कोटेशंस बाबा साहब के, कि पॉलिटिकल पावर जब तक आपके हाथ में नहीं आता आपके अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। अब पॉलिटिकल पावर अगर आपको चाहिए तो पॉलिटिकल पावर पाने के लिए, और जो वोट का अधिकार है, जहां वन मैन वन वोट और वन वैल्यू की जो बात है, तो वो वोट मतलब हिंदी में मत होता है, मराठी में भी मत ही होता है। तो लोगों का मत बनाने का, लोगों का ओपिनियन बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में बहुत जाना होगा। और जो इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन की जो बात मैं बोल रहा हूं, तो बामसेप और उसके जो ऑफशूट विंग है, और भी बहुत सारे ऑफशूट विंग उसके बनाए जाने वाले हैं, जैसे बामसेप के लोगों के साथ चर्चा हुई, तो उनका फंडामेंटल काम ये जो है, मूलभूत काम जो है ओपिनियन बनाने का, साइलेंट रिवॉल्यूशन उससे होता है। अगर लोगों ने एक बार ये चीज को मान लिया
कि हम यहाँ के मूल निवासी है और 90% है, मतलब बहुजन है, तो इस देश में हमारा राज होना चाहिए। और जब हमारा राज होगा तो भारत के संविधान में जो हमारे अधिकार लिखे वो हमको मिल जाएंगे। तो ये ओपिनियन बनाने का जो कार्यक्रम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बाबा साहब ने ये उंगली पे जो अधिकार दिया है, ये एक ही पॉलिटिकल राइट है हर व्यक्ति के पास। मोदी के पास इससे ज्यादा नहीं है जितना हर व्यक्ति के पास है, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के पास है, शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति के पास ये उंगली के ऊपर एक पॉलिटिकल राइट है। इस पॉलिटिकल राइट की अहमियत हमारा समाज समझ नहीं रहा है, आज की तारीख में भी नहीं समझ रहा है। आज पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के लोग जो समाज जीवन में समझाते जा रहे हैं कि हमारी पार्टी सत्ता में आनी चाहिए, तो ये सोचते हैं कि बीजेपी को आप नहीं हरा सकते। अरे आपको जो पॉलिटिकल पावर जो दिया है बाबा साहब ने, वो बाबा साहब के आंदोलन के लिए चलने वाले पार्टी के हित में डालने के बजाय आप ये बोल रहे हैं कि आप बीजेपी को हरा नहीं सकते, और इसलिए आपके जो सदियों से दुश्मन है दूसरी पार्टियां, जो ब्राह्मणिकल पार्टी है, उन्हीं के खेमे में वोट जाता है। तो फिर आपके पास पॉलिटिकल पावर तो आएगा नहीं, और जब आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं आएगा तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने अधिकार दिए वो नहीं मिलेंगे। तो एक्चुअली आज की तारीख में हमारा ही आदमी अपने ही अधिकारों के विरोध में काम कर रहा है, ये रियलिटी है, और इग्नोरेंस में कर रहा है। और अगर कोई आदमी इग्नोरेंट है तो उसको ज्ञानी बनाने का काम जब तक पूर्ण रूप से नहीं होता तब तक, और स्पेशली मेजॉरिटी में नहीं होता, मतलब मैं 90% की बात कर रहा हूं इन प्रिंसिपल, लेकिन 30-35% लोग अगर ये बात समझ जाते हैं तो इस देश की पॉलिटिकल पावर इन लोगों के हाथ में आ जाएगी। और अगर इस देश की पॉलिटिकल पावर इन दिन के हाथों तो आती है तो संविधान को लागू करने का, संविधान के तहत कानून बनाने का इन लोगों के हित में, और सरकार हमारी हो तो उसकी नीतियां बनाने का। जुडिशियरी आज जो है न्याय देने के लिए बनाई है, लेकिन जितने भी उनके डिसीजंस और जजमेंट्स देख रहे हैं, हर एक के साथ मूल निवासी बहुजन समाज के साथ अन्याय हो रहा है, हर जजमेंट में और हर डिसीजन में। तो ये तीनों संस्था में ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनको बेदखल किए बिना हम भारत के संविधान के माध्यम से अपने लोगों को अधिकार नहीं दिला सकते। ये हार्ड रियलिटी है, और इसलिए हर वो नागरिक जिसको जो पॉलिटिकल राइट बाबा साहब ने भारत के संविधान में दिया है उसका वो सही इस्तेमाल करे। और जो मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टियां है, और जो बाबा साहब के आंदोलन की पार्टियां है, और जो डेमोक्रेटिक पार्टियां है, उन पार्टियों को अपने अधिकार, उनके फेवर में राइट्स उनको देना चाहिए। उनके हाथ में अपना राइट्स, जो पॉलिटिकल राइट्स उनको दिया है वो उनको देना चाहिए, ताकि वो जाके पार्लियामेंट में उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। ये मुझे लगता है मेरे समाज के लोगों को मेरा मैसेज है कि इस चीज को वो गहराई से समझे। अगर वो इस चीज को गहराई से नहीं समझेगा तो उसको उसके अधिकार नहीं मिलने वाले। ये इतना साइंटिफिक और क्रिस्टल क्लियर है, इसलिए इस बात को समझे। और जितनी भी संगठन है मूल निवासी बहुजन समाज के ऑल ओवर इंडिया में, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजकीय हो, एजुकेशनल हो, उन सभी को मेरा ये संदेश है कि उन्होंने इस पॉलिटिकल कंसोलिडेशंस की दिशा में सोचना चाहिए, और फूले अम्बेडकराइट विचारधारों की जो पॉलिटिकल पार्टियां है उनके फेवर में अपने वोट्स कास्ट करना चाहिए। अगर वो करते हैं तो फिर कल्याण है, अगर वो नहीं करते हैं तो उनका जो सदियों से अकल्याण होते हो रहा है वो होते रहेगा। क्योंकि कल्याण की व्यवस्था बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई है, जिसको वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट कहते हैं, तो वहां है उनका वेलफेयर तभी होगा, सत्ता उनके आएगी तब। इतना ही मुझे ऐसा लगता है इस अवसर पर मैं बताना चाहूंगा। जय भीम, जय बंगवासी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बोरकर सर। और आज के कार्यक्रम की यहाँ पर हम समाप्ति कर रहे हैं। मैं आप दोनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने आज के विषय पर
जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि सामाजिक आंदोलनों का संकेत लिए बगैर राजनीति में चिरस्थायी सफलता संभव नहीं है। जो राजनीति में अभी जो स्थिति है उसका एकमात्र कारण ये है कि सामाजिक आंदोलन का जो प्रभाव और दबाव दिखाई देना चाहिए और जो एक दिशा में ताकत खड़ी हो जानी चाहिए थी, वो किसी कारणवश नहीं है। लेकिन अभी एक बड़ी पहल आप सभी के माध्यम से हो रही है। मैं आपको पुनः एक बार साधुवाद और आभार व्यक्त करते हुए इस आज की चर्चा को यहाँ पर हम समाप्त करना चाहेंगे और आपकी अनुमति लेकर के कल के कार्यक्रम की भी यहाँ पर घोषणा करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। जय भीम, जय मुनिवासी, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू जी। साथियों, आज हमने चर्चा की एमएनटी न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की और आप सभी को पता है कि हम ये जो चर्चा करते हैं इसका एक ही मकसद होता है कि मूल निवासी बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं उन तक जानकारी पहुंचे, उन तक संदेश पहुंचे और एक आंदोलन खड़ा करने में जो सामाजिक आंदोलन की बात की बोरकर साहब ने, निहान सिंह जी ने, उस आंदोलन खड़ा करने में हमारा भी सहभाग हूँ। इसलिए हम इस पर हमारी जो टीम है हम सभी लोग काम करते रहते हैं। अगर आप हमारे इस कार्य में एमएनटी न्यूज नेटवर्क के द्वारा हम जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो एमएनटी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज को कृपया लाइक और फॉलो करें और उसमें आप शामिल हो जाएं। उसमें जो भी आपको जानकारी अच्छी लगती है अपने साथी मित्रों को उसके शेयर कीजिए, अपने परिवार के साथ वो देखिए। आपको लगता है कि जिन मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए एमएनटी न्यूज नेटवर्क पर, उसका संदेश हमें भेजिए। फेसबुक पर हमें लाइक और फॉलो कीजिए, हमें फेवरेट मोड में रखें। अगर यूट्यूब पर हमारे साथ अगर आप जुड़े नहीं हैं अभी तक तो कृपया जुड़ जाएं, हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी ऑन करें ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जी, कल के विषय की जानकारी यहाँ पर आपको हम देना चाहेंगे। कल का जो विषय है आपकी स्क्रीन पर है। उच्च शिक्षा की व्यवस्था के बावजूद अधिकांश नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव क्यों, इस विषय पर चर्चा होगी। क्योंकि भारत में उच्च शिक्षा की व्यवस्था है और उस व्यवस्था के बावजूद भी अधिकांश नागरिक जो है अवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव क्यों है भारतीय नागरिकों में, इसके ऊपर कल चर्चा होगी। हमारे साथ जुड़ेंगे मूल निवासी डॉक्टर नीलिमा बागड़े जी। आप प्रोफेसर हैं और सीसी सदस्य हैं वामसेट से। और मूल निवासी डॉक्टर विक्रम चंद शाह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप भी प्रोफेसर हैं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय गोपेश्वर उत्तराखंड से। और मूल निवासी पारसनाथ कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, राष्ट्रीय संयोजक है स्वाधीन भारत के। तो कल साथियों इनके साथ चर्चा होगी। आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे पुनः एक बार एमएनटी न्यूज नेटवर्क में शामिल हो जाएं और कल रात्रि 8:30 बजे इस कार्यक्रम को अवश्य देखें। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।